तो हम बात कर रहे थे इंडो मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड अल्टरनेटिव फ्यूचर के ऊपर। ये बुक जो है इसके ऊपर बात कर रहे थे। तो इस बुक में हमने सेक्शन 7 में अभी सेक्शन 6 तक कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 7 जो है अभी चल रहा है। उसके अंदर आज हम तीसरा थ्रेट जो है बात करेंगे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर है। तीसरा खतरा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को है वो क्या है? तो तीसरा खतरा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को है वो है रिसोर्स डिप्लीशन, यानी कि एग्जॉशन ऑफ रॉ मटेरियल विद इन अ रीजन। मतलब कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जैसे कि अर्थ है हमारे पास, जैसे वाटर है, एयर है, इसका डैमेज होना, इसका ख़त्म होना, इसका डैमेजिंग होना धीरे धीरे। ऑयल है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उसका डिप्लीशन मतलब उसका खत्मा, उसका धीरे धीरे कमी होना या ख़त्म होना, ये होता है रिसोर्स डिप्लीशन का मतलब। तो हम शुरुआत करते हैं कोट से। तो सेंट विंसेंट मिले का कोट है, माई कैंडल बर्न्स एट बोथ एंड्स, इट विल नॉट लास्ट द नाइट। ये कहते हैं कि मेरा जो ये एक तरह से रिसोर्स डिप्लीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मोमबत्ती है वो दोनों तरफ से एंड हो रहा है एंड इट विल नॉट लास्ट द नाइट। मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से ख़त्म हो रहा है और वो नहीं बचेगा हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आके वो अभाव होगा रिसोर्सेज का। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है, सबसे पहला है व्हाट इज रिसोर्स डिप्लीशन। रिसोर्स डिप्लीशन होता क्या है? तो इस बुक के अनुसार जो रिसोर्स डिप्लीशन है उसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि रिसोर्स डिप्लीशन का मतलब है एग्जॉशन ऑफ रॉ मटेरियल्स विद इन ए रीजन। किसी पर्टिकुलर जगह में जो कच्चे माल होते हैं, जो कच्चे सामान हैं, उसका एग्जॉशन, जैसे कि तेल हो गया और जैसे कि बहुत सारी चीज़ हो गई। जब पानी है, पानी से हम बिजली बनाते हैं और पानी से ही हम लोग जो है कपड़ा धोते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये रॉ मटेरियल्स जो भी हैं इसका एग्जॉशन, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसका एग्जॉशन, इसका ख़त्म होना या इसका ख़त्म हो जाना, इसका कमी आना, इसको बोलते हैं रिसोर्स डिप्लीशन। इकोनॉमिक टर्म में इसको बोलते हैं, इकोनॉमिक टर्म के अंतर्गत ये हम बात कर रहे हैं। रिसोर्स को दो प्रकार से डिवाइड भी किया गया है, रेन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। रेन्यूएबल रिसोर्स मतलब जैसे कि वाटर हो गया, ये गंदा होने के बाद भी साफ़ हो सकता है। एयर हो गया, इसको भी रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, कोयल हो गया, इसको हम साफ़ नहीं कर सकते हैं। मतलब ये एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा इसको रिवाइव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर बात किया गया है कि रिसोर्स डिप्लीशन जो है वो ज़्यादातर जब हम रिसोर्स डिप्लीशन की बात करते हैं तो मतलब फार्मिंग से जुड़ा हुआ है कि वाटर, लैंड, फर्टिलिटी, सॉइल न्यूट्रिशन, इसमें कमी आना या इसका ख़त्म होना जो है ये रिसोर्स डिप्लीशन का मतलब होता है। फिशिंग, माइनिंग एंड फॉसिल फ्यूल्स, ये सब चीज़ें जो है ये सब जो है बड़े लार्ज कैटेगरीज हैं जिसमें जो है रिसोर्सेज का ख़त्म हो जाना, इसको बोलते हैं रिसोर्स डिप्लीशन। और मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये इस लेवल पर पहुंच जाए कि हम लोग जो है इसको निकाल नहीं पाएंगे। इसको जैसे पेट्रोलियम का लेवल या फिर ऑयल का लेवल अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है या बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है तो हमें बहुत मुश्किल से जो है ये रिसोर्सेज वापस मिल पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं द डेडली स्क्रैम्बल फॉर द वर्ल्ड्स लास्ट रिसोर्सेज बाय जूलियन ब्रुक्स। जूलियन ब्रुक्स का एक बुक है द डेडली स्क्रैम्बल फॉर द वर्ल्ड्स लास्ट रिसोर्सेज। इसमें उन्होंने बताया है कि ये बता रहे हैं कि बेस्ट से वर्स्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बेस्ट या फिर वर्स्ट क्या हो सकता है, मतलब ख़राब या भी बढ़िया क्या है जो है आज का जो आधुनिक सभ्यता है वो क्या है। तो ये बता रहे थे कि जिस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं, जैसे कि बिजली और जो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं और मेडिसिन वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम कहाँ से ला रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हम जो है पृथ्वी से ही तो ले रहे हैं। पृथ्वी मेजर रिसोर्सेस हैं, उससे हम लोग ये सब चीज़ ले रहे हैं। हम लोग पानी से बिजली बना रहे हैं और हम लोग जो है जितने भी मेडिसिन वगैरह हैं वो सब कहाँ से आ रहा है? वो सब रिसोर्स से ही आ रहा है, एनिमल्स के स्किन से, बोन से, ये सब चीज़ों से हम लोग जो है मेडिसिन बना रहे हैं। और ग्लोबल ट्रैवल जो है, जैसे कि एरोप्लेन बना रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, तो एरोप्लेन या ट्रेन कहाँ से बना रहे हैं? हम लोग जो पृथ्वी के अंदर जो मेटल है, जो एलिमेंट्स है, उससे बना रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हम जो है रिसोर्स को ख़राब कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्स है उसको ख़राब कर रहे हैं अपने सुविधा के लिए। तो अपने इस छोटे छोटे सुविधाओं के लिए हम बड़े लेवल पे जो है रिसोर्स को डिप्लीट कर, रिसोर्स को ख़राब कर रहे हैं। यही इस बुक में समझाया गया है। इसके बाद आता है रिक्शा, वैगन्स एंड
इनएफिकेसीज ऑफ मॉडर्न लिविंग। तो ज़्यादा अगर आपको इसमें जानना हो तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, इंडो ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन अल्टरनेटिव फ्यूचर बाय डॉक्टर सदेवा दास, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है। एक्स्ट्रावैगेंस एंड इनएफिकेसीज ऑफ मॉडर्न लिविंग, इसमें क्या बताया गया है कि जब अर्लीस्ट टाइम्स था, जब बहुत प्राचीन काल में जो है मतलब प्राचीन काल से ही जो है इंसान जो है बहुत सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, बदलता है उसको अपने सुविधा के अनुसार, ताकि वो क्वालिटी, अपने जीवन की क्वालिटी को बदल सके। जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी जो है इतना जो है आज बढ़ चुका है, हमारे जीवन में इतना ज़्यादा, दैनिक जीवन में इतना उपयोगी हो चुका है टेक्नोलॉजी कि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हो चुका है। इसके बिना हम आज जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हारमोनियस है विथ नेचर, क्या टेक्नोलॉजी जो है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, आज का जो आधुनिक प्रौद्योगिकी जो यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्या वो नेचर के साथ हारमोनियस है, क्या वो नेचर के साथ ऑपरेट कर रहा है, क्या वो नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि ऐसा नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है हमारे लाइफ को भी, और साथ ही साथ नेचर को भी डैमेज कर रहा है। जैसे कि मोबाइल ही हो गया या फिर लैपटॉप ही हो गया, तो इसको बनाने के लिए कितना जो है पृथ्वी के मेटल्स को यूज किया जाता है, प्लस इससे जो हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं उससे हमारी लाइफ को भी डैमेज होता है। साथ ही साथ प्लांट्स, एनिमल्स, इसको भी डैमेज कर रहे हैं हम लोग एक तरह से। उसके बाद हम बात करते हैं, एक चीज़ और इसमें बताया गया है कि ओवर पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं कि ओवर पॉपुलेशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ओवर कंजप्शन इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, ज़्यादा बहुत जनसंख्या होना प्रॉब्लम नहीं है, जबकि बहुत जनसंख्या क्या कर रही है ये प्रॉब्लम है। जनसंख्या आखिर कर क्या रही है ये इम्पॉर्टेंट है, न कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या होना। ज़्यादा जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है कि जो रिपब्लिक चाइना के जो लोग हैं उनके पास इतना जगह है जितना कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है, और चाइना का पॉपुलेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से 4.7 टाइम्स ज़्यादा है, और उसका पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन जो है वो 9 टाइम्स लोअर दैन दैट ऑफ यूएसए। देखिए उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो एनर्जी कंजप्शन है पर कैपिटा वो अमेरिका से 9 टाइम्स लेस है। तो यहाँ पे यही हमें देखना है कि पॉपुलेशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ओवर कंजप्शन इज़ द प्रॉब्लम। जो है यहाँ बताया भी गया है कि अमेरिका जो है वो अकेले 25% जो है वर्ल्ड का, देखिए अमेरिकन कंस्टिट्यूट 5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अमेरिका में पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन अमेरिका जो है वो 25% जो है CO2 प्रोड्यूस करता है, और 25% वर्ल्ड का रिसोर्स यूज करता है। अमेरिका अकेले 25% जो है वर्ल्ड का रिसोर्सेज अकेले यूज कर रहा है, 26% वर्ल्ड का एनर्जी यूज कर रहा है, और 3% जो है ऑयल रिजर्व्स भी अमेरिका के पास है, और 30% ऑफ वर्ल्ड वेस्ट, और 30% जो है वर्ल्ड वेस्ट जनरेट करता है अमेरिका। तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, ओवर कंजप्शन इज द प्रॉब्लम। इसके बाद बात करते हैं अर्थ रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन ग्रिड इज अनलिमिटेड। हाँ, अर्थ का रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, लेकिन इंसान का जो लालच है वो अनलिमिटेड है। उसके कारण क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है वो देखिए। तो यहाँ पे बताया गया है एक रिपोर्ट है यहाँ पे, उसमें बताया गया है 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ वाज पब्लिश्ड। एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सस्टेनिंग एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स एसोसिएटेड रिसोर्स डिप्लीशन। इसे बताया जा रहा है कि ये असंभव है जो अभी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पे जो हम लोग रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल रेट से वो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहा है रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और इस तरह से ये एक जो है, इससे जो है आगे चल के सस्टेनेबल लाइफ जो है, एक जो हारमोनियस लाइफ जो है वो हम लोग जी नहीं पाएंगे आगे चल के। आगे एक अच्छा लाइफ आगे नहीं मिल पाएगा, हारमोनियस लाइफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम नेचर को कहीं ना कहीं डिप्लीट भी कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं।
इसके बाद बात करते हैं द ग्रेट स्क्वीज, अ फिल्म। एक फिल्म आया था द ग्रेट स्क्वीज, ये भी रिसोर्स डिप्लीशन के ऊपर बात करता है। और इसमें बताया गया है कि कैसे जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, हमें अपने अपने रास्ते को बदलना होगा। जिस रास्ते से, जिस स्पीड से हम दौड़ रहे हैं आधुनिक सभ्यता में, उस स्पीड को रोकना होगा और हमें एक बार सोचना होगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। इतनी तेज गति से हम जो विकास का नारा लगा रहे हैं और क्या विकास हो रहा है, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए एक बार। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि कैसे जो है कॉन्करेंट प्रोसेस ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन एंड कंजप्शन ओरिएंटेड इकोनॉमिक मॉडल आर थ्रेटनिंग टू डिस्ट्रॉय बोथ आवर प्लैनेट एंड पॉसिबिलिटी। जो हमारा ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और ये जो क्लाइमेट चेंज है, इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन है, ओवर कंजप्शन ओरिएंटेड इकोनॉमिक मॉडल जो है, कंजप्शन इकोनॉमिक ओरिएंटेड मॉडल, आज का जो इकोनॉमिक मॉडल क्या है, बोलता है कि कंज्यूम करो, खूब ज़्यादा कंज्यूम करो। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे हम अपने प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं और हमारे अपने आधुनिक सभ्यता को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कोलैप्स ड्यू टू रिसोर्स डिप्लीशन, अ केस स्टडी। इसमें क्या बताया गया है, इस टॉपिक में बताया गया है कि ईस्टर आइलैंड जो है, जो कि साउथ पैसिफिक वेस्ट ऑफ चिली जो जगह है, वहाँ पे जो इंसानों के द्वारा रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, इसको ऐसे इंटायर सिविलाइजेशन देश जो है वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन हो रहा था कि कौन बड़ा से बड़ा स्टैचू बना सकता है ईस्टर आइलैंड पाल्म में। और इस तरह से कंपटीशन के चक्कर में जो है वहाँ पे हम लोग वहाँ पे रिसोर्सेज को इतना डिप्लीट कर दिया गया कि वहाँ पे लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं हो पाया, लोग वहाँ पे रह नहीं पाए और वो सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद बात करते हैं चॉपिंग डाउन द ब्रांच वी सिट ऑन। इसमें बताया गया है कि हम जिस पेड़ में बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। कैसे? तो इसमें बताया गया है कि मेनी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर नाउ ग्रोइंग रैपिडली एंड फेसिंग एवर ग्रेटर डिमांड्स ऑन वर्ल्ड रिसोर्सेज। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, जिसमें बड़े बड़े औद्योगिक क्रांति आया है और बड़े बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज खोले जा रहे हैं, वो जो है वर्ल्ड रिसोर्सेज को बहुत अधिक रूप से कंज्यूम कर रहा है और कहीं ना कहीं वो पृथ्वी को और नेचर को तबाह कर रहा है, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और उसके बाद फिर जो है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कारण है, मेन कारण यहाँ पे क्या है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में, कि ह्यूमंस के अंदर जो ग्रीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए लोग जो है रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं किसी भी तरीके से। और जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो है ओवर कंजप्शन का, कंज्यूम करो एंड बी हैप्पी। हैप्पीनेस का जो फॉल्स इंडेक्स लगाया गया है, खुश होने का जो नकली नारा लगाया गया है कि खुश तब हो सकते हैं आदमी तब खुश हो सकता है जब वो ज़्यादा कंज्यूम करे नेचर को। तो ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा बनाया गया है इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, इसके वजह से आज नेचर ख़राब हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है और इससे पूरे मानव समाज को नुकसान ही हो रहा है। उसके बाद हम अगर हिस्टोरियली स्पीकिंग बात करें तो वेस्टर्न कॉलोनियल्स जो है, वेस्टर्न्स लोग जो हैं, जितने भी वेस्टर्न्स लोग, जैसे इंडिया में इंग्लिश पीपल्स आए 1600 में और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया, तो उन्होंने अपने सिविलाइजेशन को यहाँ पे पुश करने के लिए, अपने सिविलाइजेशन को स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने सिविलाइजेशन को स्थापित करने के लिए उन्होंने इस कंट्री के लोगों को मारा, रेप किया, टॉर्चर किया, जेल भेजा और भूख प्यास से उनको तड़पाया ताकि जो है वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे, अगेंस्ट देयर विल, अपने इच्छा शक्ति के विरुद्ध जाके वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे। ऑल बिकॉज ऑफ इनसटाइबल ग्रीड, अपने लालच को पूर्ति के लिए, अपने वो चाहते थे कि हम यहाँ पे राज करें, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। तो बात करते हैं एडिक्टिव कंजप्शन एंड इन्फेक्शियस डिजीज। आवर कल्चरल कंपल्सन टुवर्ड्स कंजप्शन इज एडिक्टिव एंड इन्फेक्शियस इन नेचर। तो हमारा जो आज का जो संस्कृति या समाज है वो हमें हमारे कंजप्शन को एडिक्टिव बनाता है, मतलब एडिक्शन की तरफ हमें
जानबूझ के एडिक्शन दिया जाता है हर चीज़ का, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर फ़ोन हो, उसका जानबूझ के प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, एडवर्टीजमेंट फैलाया जाता है ताकि हम उसके शिकार बने और एडिक्शन के शिकार बने। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने लस्ट और अपने ईगो को, अपने ग्रिड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ व्यक्ति ऐसा करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसा हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ऐसा करते हैं। और जैसे कि ये मॉडल जो है बेंजामिन अलामर एंड सैंटोन एक ग्लैंज जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जो 2 रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बताया है कि जो कंजप्शन पैटर्न है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब कि वो फैल रहा है। A craze for product space like infectious disease too। ऐसे कुछ साइकोलॉजिस्ट इसको बताते हैं क्रोनिक शॉपिंग डिसऑर्डर। एडिक्टिव कंजप्शन को कुछ लोग बता रहे हैं कि ये क्रेज ये है, ये एक बीमारी है, क्रोनिक शॉपिंग डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव फिक्सेशन ऑन ब्रांड्स। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से जो है एडिक्शन दिलाया जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज जो है पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड जो है अमेरिकन लाइफस्टाइल चाहता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम सब अमेरिकन लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, अमेरिकन्स की तरह जीना चाहते हैं, तो हमें कम से कम 5 से 6 पृथ्वी चाहिए। इस प्रकार से हमें ऐसा पृथ्वी जो है, हम जिस पृथ्वी में रह रहे हैं, ऐसा 5 से 6 पृथ्वी चाहिए, तब जाके हम अमेरिकन लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। तो इसे बताया गया है कि ओवर कंज्यूमिंग, ओवर डेवलप्ड लाइफस्टाइल्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ द माइनॉरिटी डेवलप्ड वर्ल्ड हैव डिपेंडेंट अपॉन द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ लेबर एंड इकोसिस्टम ऑफ मेजॉरिटी वर्ल्ड। हर व्यक्ति अगर इस प्लेनेट पे मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल को जीना चाहेगा अमेरिकन ऑस्ट्रेलियंस की तरह, तो हम कम से कम 5 या 6 जो है हमें अर्थ चाहिए, ताकि हम नेसेसरी ऐसा रॉ मटेरियल दे सकें ताकि वो ऐसा जीवन जी सकें जैसे अमेरिकन्स और ऑस्ट्रेलियंस जीते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा किया जा रहा है। 6.5 बिलियन जो इंसान है, 6.5 बिलियन लोग जो है उस रॉकी स्फीयर पे रहते हैं और वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं, जो कि दैट एग्जिस्ट ऑन आवर प्लैनेट अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य की बात यह है कि हम वो जो है वो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं अनसस्टेनेबल वे में, अभी अनसस्टेनेबल वे में यूज कर रहे हैं, मतलब कि वो हम बचा नहीं पाएंगे उस रिसोर्सेज के, वो रिसोर्सेज आगे चल के ख़त्म हो जाएगा। और 100 साल के अंदर जो है हमें फीड करना होगा, क्लोथ देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर, और 10 बिलियन ह्यूमंस को, कम से कम 10 बिलियन ह्यूमंस को देना होगा। और 850 मिलियन ह्यूमंस जो है वो आज भी भूखे हैं, और 220 मिलियन उसमें से कि 220 मिलियन लोग जो हैं, 220 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 20 लाख लोग जो है बच्चे जो हैं वो भूखे हैं। हर 5 में से 1 व्यक्ति जो है उसके पास पीने को साफ पानी नहीं है। और 2050 तक 85% जो इंसान हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में रह रहे होंगे, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसमें रह रहे होंगे। उसके बाद बात करते हैं सेल्फ सेंटर्ड मेंटालिटी, मी एंड माइन। तो रिसोर्सेस का जो मेन डिप्लीशन होता है वो कहाँ से होता है? जो व्यक्ति सोचता है कि ये मेरा है और मैं हूँ, बस इसका मालिक मैं हूँ। जब ये मैं और मेरा का जो भाव आता है तो यहाँ से रिसोर्स डिप्लीशन शुरू होता है। ऑन इंडिविजुअल, सोशल एंड नेशनल लेवल, मोर देन एवर बिफोर वी हैव बिकम मोर सेल्फ सेंटर्ड। तो इंडिविजुअल लेवल से शुरू होता है और ये सोशल लेवल, नेशनल लेवल और फिर ग्लोबल लेवल पे बन जाता है। ये हर देश या हर व्यक्ति अपने सेल्फ सेंटर लाइफ जीना चाहता है, अपने आप को सुविधा देना चाहता है, दूसरों के बारे में चिंता नहीं करता है। ये भी एक कारण है जिससे रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, रिसोर्सेज ख़त्म हो रही हैं, जो संसाधन है वो ख़त्म हो रहा है या ख़राब हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि जो है प्रेसिडेंट बुश जो हैं, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वाशिंगटन बुश, वो कहते हैं कि मुझे अपने कुत्ते का जो कफ है उसको हम उसके लिए ज़्यादा कंसर्न थे, जबकि मिलियन इराकी जो हैं वो मर गए, उसके लिए उनको कोई कंसर्न नहीं था, वो उसके लिए उनको कुछ चिंता नहीं था। लेकिन अपने कुत्ते के बीमारी पे वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, एक कुत्ते के लिए। This phenomenal selfishness, apathy and concern is responsible for uneven distribution of resources and responsible for sin। तो यहाँ पे बताया गया है कि
स्वार्थ, अपैथी और अनकंसर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड, तो ये सेल्फ सेंटर्ड मेंटेलिटी है, ये जो मानसिकता है मेरा और मैं, इसकी वजह से जो है एक्सप्लॉइट हो रहा है रिसोर्सेज का, डैमेजिंग हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो संसाधन हमारे पास है उसका डैमेज हो रहा है। उसके बाद बताया गया है कि द रिचेस्ट बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड हैव क्रिएटेड अ फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन सो एक्सेसिव एंड प्रोफिगेट दैट द प्लैनेट इज इन डेंजर। तो बताया जा रहा है कि जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो उन्होंने ऐसा सभ्यता बना दिया है कि उसके वजह से ये प्लैनेट जो है, ये पृथ्वी जो है बहुत बड़े खतरे में आ गया है। अलन डर्निंग का ये कहना है वर्ल्ड वार इंस्टीट्यूट में। द लाइफ स्टाइल ऑफ दिस टॉप एसिलियन कार ड्राइवर्स, बीफ ईटर्स, सोडा ड्रिंकर्स एंड थ्रोज वे कंज्यूमर कंस्टिट्यूट्स एन इकोलॉजिकल थ्रेट अनमैच्ड इन सेवरिटी। तो ये बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनका जो लाइफ स्टाइल है, बड़े बड़े कार बीफ ईटर्स हैं और ये सोडा ड्रिंकर्स हैं, इनका जो कंज्यूमिंग करने का जो इनका लाइफ स्टाइल है उसके कारण बहुत बड़ा एक खतरा बन चुका है आज प्लैनेट के लिए। उसके बाद बात करते हैं वी आर सेलिंग इन द सेम बोट्स। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि अगर आप सोचें कि ये वर्ल्ड जो है एक सिस्टम है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अगर नॉर्थ अमेरिका में एयर पोल्यूशन होता है, नॉर्थ अमेरिका में अगर हवा ख़राब होता है तो वो एशिया का भी हवा को अफेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई देश अगर ऐसा सोचता है कि मैं सुरक्षित रहूँगा और बाकी देश भाड़ में जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर एक देश को कोई तबाही होता है तो हम एक सिस्टम में रह रहे हैं, दूसरे देश तक वो ज़रूर पहुँचेगा वो प्रॉब्लम। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं कि जो है हम केवल हम बच जाएंगे, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी। उसके बाद फिर एक कारण यहाँ पे बताया गया है ओवर माइनिंग ऑफ मेटल रिसोर्सेज। तो ओवर माइनिंग करने से मेटल रिसोर्सेज भी डैमेज हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि हम जो है कब तक नेचुरल वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए और अपने सुख सुविधा के लिए, कब तक हम नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करते रहेंगे। जैसे कि प्लैटिनम का एग्जांपल दिया गया है कि प्लैटिनम जो है इसको कैटालिटिक कन्वर्टर्स दैट की जो जितने भी कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं जो कि जो एग्जॉस्ट रखते हैं, जैसे कि पोल्यूटेंट्स, जैसे कार और ट्रक और बसेस से जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसको जो रखते हैं, एब्जॉर्ब करके रखते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स, तो ये सब प्लैटिनम यूज करते हैं। प्लैटिनम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है, कार में, बस में, ट्रक में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ताकि वो पोल्यूटेंट्स के एग्जॉस्ट को रख सकें। तो प्लैटिनम का यहाँ पे यूज बताया गया है कि कितना ज़्यादा उसको यूज किया जा रहा है हर जगह पे। फ्यूल सेल्स के तौर पर भी उसको यूज किया जाता है, बैटरी के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है प्लैटिनम को। और ये बताया गया है कि 500 मिलियन व्हीकल्स जो है प्लैटिनम यूज करती है। तो सोचिए कितना लार्ज अमाउंट में प्लैटिनम का यूज होता है और कितना लार्ज अमाउंट में प्लैटिनम जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग पृथ्वी से। और बताया जा रहा है कि प्लैटिनम जो है आने वाले 15 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि तेल और डायमंड्स। और इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम ये वापस हमको मिल सके। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एलसीडी में भी, फ्लैट स्क्रीन टीवी में भी हम लोग प्लैटिनम को यूज करते हैं, सेलफोन में यूज करते हैं, बहुत जगह हम लोग प्लैटिनम को यूज करते हैं। उसके बाद रिसोर्स डिप्लीशन डैमेजेस थर्ड वर्ल्ड बैंक का ये कहना है। वर्ल्ड बैंक कहता है, वर्ल्ड बैंक का स्टडी है, वो कहता है कि जो गरीब देश है उसका जो बचा कुचा जो रिसोर्सेस है उसको डैमेज कर रहा है, ये रिसोर्स डिप्लीशन उसको डैमेज कर रहा है, और उसके फ्यूचर जनरेशन, उसके आने वाले भावी पीढ़ी जो है इससे प्रभावित होंगे। इसका बताया गया है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है
कि जो नेट सेविंग है हर व्यक्ति का वो निगेटिव में जा रहा है, जो कि ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। रिसोर्स डिप्लीशन इन थर्ड वर्ल्ड केस स्टडी बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि कैसे जो है थर्ड वर्ल्ड को रैवेज किया जा रहा है, पिलेज किया जा रहा है, मतलब उसको पूरी तरह से पूरी तरह से उसको निचोड़ा जा रहा है, ताकि जो है कंज्यूमर के ग्रिड को व्यक्ति के लालच को कैसे तृप्त किया जाए, कैसे संतुष्ट किया जाए, उसके लालच को कैसे संतुष्ट किया जाए, इसके लिए जो है नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में जो है रैवेज किया जा रहा है, मतलब उसको निचोड़ा जा रहा है। जैसे पपुआ न्यू गिनिया PNG जो है, ये इसका केस एक बताया गया है कि यहाँ पे इंडिजिनियस पीपल, यानी कि यहाँ पे जो है वो लोग रहते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे घरेलू लोग रहते हैं, मतलब डोमेस्टिक जो यहाँ पे जन्म लिए हैं, और जो लैंड ओनर्स हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ बता रहा है कि ये लोग जो है बहुत ही नेचुरल और सिंपल लाइफ जीते थे, लेकिन कुछ ही सालों में 10 सालों के अंदर में पैसे के चक्कर में जो है ये अपना ज़मीन जो है वो बड़े बड़े फॉरेन कंपनीज को दे दिए, और इसके कारण से इनको नेचुरल रिसोर्सेज इनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, और इसके कारण अब जो है इनके जान पे भी खतरा बन चुका है। अब ये बहुत सारे लोग जो हैं ये वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि माइनिंग एंड पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पे डाल दिया गया है, इसके कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का डैमेज हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं चाइना जो है वो बहुत ही इलीगल फेल्ड टिम्बर का जो है वो करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो यूरोप, जापान एंड US इसको जो है चाइना जो है इसको वुड सप्लाई करता है, टिम्बर देता है, ताकि ये फर्नीचर बना सके, बड़े बड़े जो लकड़ी का सामान बना सके, जैसे लकड़ी का बेड हो गया, लकड़ी का टेबल चेयर हो गया, इसको बनाने के लिए चाइना जो है इनको एक्सपोर्ट करता है, यूरोप को, जापान को, US को। एक रिपोर्ट है US बेस्ड फॉरेस्ट ट्रेंड्स का और बीजिंग बेस्ड सेंटर पे कि चाइनीज एग्रीकल्चर पॉलिसी जो चाइना जो है वो बिगेस्ट वुड वर्कशॉप बन चुका है एक 10 साल के अंतर्गत में ही, और चाइना जो है 30% जो है वर्ल्ड फर्नीचर ट्रेड में 30% कंट्रीब्यूट करता है, 30% उसका हिस्सा है। $3.6 billion 1977 to $7.2 billion last year. Big markets such as US and European Union have increased imports of Chinese wood products by 900% over the same period. और बताया जा रहा है कि बड़े बड़े मार्केट्स हैं जैसे कि US और यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे चाइनीज वुड का, चाइना के लकड़ी का बहुत ज़्यादा बिक्री होता है। 900% जो है इंपोर्ट बढ़ गया है, 900% इंपोर्ट बढ़ गया है। तो देख सकते हैं कि चाइना किस तरह से अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से पेड़ों को काट रहा है और बड़े बड़े मार्केट्स में बेच रहा है, केवल और केवल अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, केवल और केवल अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, केवल और केवल अपने ग्रिड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए चाइना किस प्रकार से पागल हो रहा है। इसके बाद a state turning into a barren toxic wasteland by indiscriminate mining, all in the name of tribal development. एक ओडिशा इंडिया में एक केस आया है, इसमें बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे किस प्रकार से जो है माइनिंग किया जा रहा है, माइनिंग डाला जा रहा है, और इसके कारण जो है उस पर्टिकुलर जगह को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है, उसके नेचुरल संसाधन है जो जैसे हवा, पानी और ज़मीन को खराब किया जा रहा है। लोग अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए लोग जो है उस जगह को बर्बाद कर रहे हैं। वेलफेयर के नाम पे जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं, जो वहाँ के घरेलू लोग हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जन्मे हैं, पले बड़े हैं, उनको गवर्नमेंट जो है, उड़ीसा की गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे जो है वहाँ पे 20 सालों से जो है वहाँ पे
अलग अलग तरीके से माइनिंग कर रहा है, माइनिंग का प्रोजेक्ट डाला है, जिसके कारण से जो है वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और इसके कारण लोगों को क्या क्या दिक्कत हो रहा है, तो उनके स्वास्थ्य में दिक्कत हो रहा है, वो उनको डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो रहा है, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो रहा है, ड्राउट एंड क्रॉप फेलियर। तो हम देख सकते हैं कि लोग थोड़े से पैसे के लिए लोग कितना जो है गलत काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग ऑलरेडी लोगों के पास जो मेन प्रॉब्लम है भूख का और पानी का, वो नहीं सॉल्व किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक झूठे इकनॉमी के नाम पे जो है ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सब प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और जब इन ट्राइबल्स ने जो है विरोध किया तो जो है उनको ज़बरदस्ती जो है मार दिया गया। पुलिस के ऑर्डर से गवर्नमेंट जो है उनको मरवा देती है। और बताया गया है कि स्टील इंडस्ट्री खोलने के लिए 30,000 हेक्टेयर जो है ज़मीन चाहिए, और जो कि वो ज़मीन जो है वहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे उनको हटा दिया गया, उनको मार दिया गया है ताकि 30,000 लैंड मिल सके, ताकि स्टील इंडस्ट्री खोला जा सके। बताया जाता है, एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाया जाता है, 15,000 परिवारों को भगा दिया गया, 60,000 लोगों को ज़मीन और अपने ज़मीन और अपने जो है लाइवलीहुड को, अपने जीवन को, अपने जीवन के जो जीवन शैली था उसको ख़त्म करना पड़ा, ताकि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो सके, ये स्टील इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो सके। इसलिए ये ट्राइबल ग्रुप जो है ये VCS बन गया, ये खतरनाक बन गया, और ये माइस्ट बन गया, मतलब ये नक्सलवाद बन गया। इन्होंने बंदूक उठा लिया सरकार के खिलाफ, इन्होंने बंदूक उठा लिया विरोध करने के लिए, क्योंकि इनको इनके ज़मीन से हटा दिया गया है और इनका जीवनी छीना गया है। सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा करती है विकास के नाम पे। और बताया जा रहा है, प्रत्युष पीयूष जो है ट्राइबल लाइफस्टाइल रिसर्च स्कॉलर बताते हैं कि अगर इस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर इस स्टेट में कंटिन्यू रहा तो हम अपना रिच कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशन सब कुछ खो देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बॉक्साइट माइनिंग और बहुत सारी चीज़ें को उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं पीक ऑयल। पीक ऑयल एक साइलेंट सुनामी अप्रोचिंग ह्यूमैनिटी। तो ऑयल जो है वो आज जो है लाइफ ब्लड बन चुका है, मतलब खून की तरह जो है मॉडर्न आधुनिक सभ्यता का खून बन चुका है। जैसे खून जरूरत होता है शरीर में, उस तरह से तेल जो है आज का एक जरूरत संसाधन बन चुका है। चुक ऑफ द ऑयल एंड कीप यूटिलिटी। तो यहाँ पे देखिए, विथ नो वायबल अल्टरनेटिव्स इन साइट, ह्यूमन सोसाइटी इज फेसिंग अ ग्रेट क्राइसिस ऑफ अनप्रेसिडेंटेड स्केल। ऑल द प्रीवियस कंट्रीज वर लोकल इन नेचर, ऑल क्राइसिस विल ग्लोबल वाटर डिजास्टर बिकॉज़ द वर्ल्ड टुडे शेयर्स अ कॉमन फेट। तो तेल के ऊपर जो है आज पूरा संसार जो है, हम देख सकते हैं पेट्रोलियम किस तरह से गाड़ी में डीजल और पेट्रोल का यूज हो रहा है, और पूरा संसार जो है गाड़ी को यूज कर रहा है, व्हीकल्स यूज कर रहा है। तो कितना तेल जो है इम्पोर्टेंट बन चुका है हमारे लाइफ में। तो यहाँ पे एक बता रहे हैं कि 7 साल के अंदर जो है हमें ऑयल शॉर्टेज होगा, और बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस हैं, जैसे कि ऑयल शॉक, एयरलाइंस कट फ्लाइट्स, एक्सपेंशन प्लान्स एक्सेट्रा। तो बहुत सारे जो है स्टॉप गैप सोल्यूशंस कैन नॉट हेल्प एज नेचर और एनवायरनमेंट कैन नॉट बी चीटेड। स्टॉप गैप सोल्यूशन का मतलब है कि थोड़े देर के लिए क्षणिक, थोड़ा स्टॉप गैप का मतलब है थोड़ी देर का सोल्यूशन है, कुछ देर का सोल्यूशन है। जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिए, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा देंगे तो लोग कम कंज्यूम करेंगे। ये सब स्टॉप गैप सोल्यूशन है, मतलब थोड़ा जो है ये सब सोल्यूशन है, तो ये सब परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जबकि मेन प्रॉब्लम क्या है, अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बदलना होगा। जो लोग लाइफस्टाइल जो लोग जी रहे हैं मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल, उसको बदलना होगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आवर लाइफ्स आर अटरली डिपेंडेंट ऑन चीप ऑयल। हमारा जो जीवन है वो
हमारा जीवन जो है मेनली जो है तेल पे बहुत निर्भर हो चुका है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में 90% तेल यूज होता है, लैंड, एयर और सी। चाहे वो लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो या सी ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे हम लोग एरोप्लेन से ट्रैवल करें, फ्लाइट से ट्रैवल करें, ट्रेन से ट्रैवल करें या फिर सी रूट से जाएं, तो सब जगह तेल का यूज हो रहा है। 95% जो है हमारे जितना भी खाने का आइटम है वो तेल यूज करता है, तेल यूज होता है वहाँ पे। द 3 मेन पर्पस ऑफ विच ऑयल इज यूज वर्ल्ड वाइड आर फूड, ट्रांसपोर्ट एंड हीटिंग। फूड में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट में यूज होता है और हीटिंग गर्म करने में तेल का यूज होता है। तो तेल जो है हम देख सकते हैं कितना जो है हमारे लिए तेल पर कितना हम निर्भर हो गए हैं आज के समय में। इसके बाद जो है टॉपिक है वर्ल्ड एनर्जी फोरकास्ट ब्लिक फ्यूचर। इसमें बताया गया है कि जैसे कि यूएस का एग्जांपल लिया गया है कि यूएस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। तो 5% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है यूएस में है और वो 30% जो है वर्ल्ड एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रही है। और हम देख रहे हैं कि यूएस का देखा देखी सारे दुनिया के जितने भी देश हैं वो यूएस का देखा देखी करना चाहता है और उसके लिए जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन सब जगह हो रहा है ना। लेकिन हमारे पास एनर्जी रिजर्व्स बहुत कम है, एनर्जी हमारे पास बहुत कम है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर हमें यूएस का लाइफस्टाइल चाहिए तो हमें 5 से 6 अर्थ चाहिए। तो एक सऊदी प्रोवर्ब भी है जिसमें कहा जाता है कि मेरे पिता ऊँट पे सवारी करते थे और मैं जो हूँ वो कार में सवारी करूँगा, मेरा बेटा जो है जेट पे आएगा और उसका बेटा जो है वो फिर से कैमल पे आएगा। मतलब वापस घूम फिर के घर को ही आए वापस, मतलब घूम फिर के वहीं पे आएंगे। और ये अगर इस प्रकार से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते रहेंगे तो एक दिन हमें तेल जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसिटी बन चुका है आज की लाइफ में, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अभी एक रिपोर्ट भी बताया गया है यूएस में, नेशनल पेट्रोलियम काउंसिल जो है बताता है कि 170 एक रिपोर्ट है 420 पेज का रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि जल्द ही ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो शॉर्ट पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा 2015 तक। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे जो है वो बहुत ज़्यादा हम रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं। और अभी हमारे पास एक समय है, ये समय है ऐसा कि हमें जो है अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल के जो है इस प्लेनेट को बचाना होगा, हमारे अपने संसाधनों को बचाना होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि अभी बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमें जो है इस संदेश को, इस ज्ञान को पहुंचाना होगा, तभी जाके जो है हम अपने संसाधनों को और अपने पृथ्वी को, अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं। अदरवाइज अगर ये मॉडर्न सिविलाइजेशन कंटिन्यू रहा तो आगे चल के ये प्लेनेट में सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे जो शॉर्ट साइटेड पॉलिटिशियंस हैं, इनका मायोपिक व्यू है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा सोच नहीं पाते हैं, बड़े जो नेता हैं बड़ा सोच नहीं पाते हैं और वो सिंपली अपने पॉकेट और अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। उनके पास कोई भी तरीका नहीं है बचाने के लिए। तो ये जो है इंटेलेक्चुअल पीपल्स जो भी हैं, समझदार लोग जो भी हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग जो भी हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जो भी हैं, उनको आगे आना होगा और इस तरह से हमें जो है इस ज्ञान को शेयर करना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इस ज्ञान को पहुंचा सके और अपने पृथ्वी को, अपने संसाधनों को हम बचा सकें। धन्यवाद। थैंक यू।